तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप गन 3 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी हमें बहुत पहले से देखने को मिल रही है और आखिरी में इसका अभी हाल ही में दूसरा पार्ट हमें 2022 में देखने को मिला है। वो भी सुपर डुपर हिट रहा था। बजट की बात की जाए तो बजट इसका तकरीबन मैं आपको बताऊँ 170 से 177 मिलियन से डॉलर्स के बीच में था, जिसमें 1 बिलियन कैश ने दोस्तों कलेक्शन 1.498 बिलियन का कलेक्शन किया है। तो बेहतरीन सुपर डुपर हिट तो ये मूवी रही है और बिलियंस में कमाने वाली ये मूवी बन गई है। बाकी कंटिन्यू अगला पार्ट हमें कंफर्म देखने को मिलने वाला है, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ कोसिंस्की ने किया है और एरेन क्रूगर, एरिक वॉरेन सिंगर और क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने इसे लिखा है। 1986 की फिल्म टॉप गन के इस सीक्वल में टॉम क्रूज ने नौसेना के एविएटर मेवरिक के रूप में अपनी अभिनीत भूमिका को दोहराया है। कलाकारों की टुकड़ी में माइल्स टेलर, जेनिफर कोनेली, जॉन हैम, ग्लेन पॉवेल, मोनिका बार्बरो, लुइस पुलमैन, एड हैरिस और वैल किल्मर अपनी अंतिम फिल्म भूमिका में भी शामिल है। कहानी में मेवरिक अपने अतीत का सामना करते हुए एक खतरनाक मिशन के लिए अपने मृतक सबसे अच्छे दोस्त के बेटे सहित युवा टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षित करता है। टॉप गन सीक्वल के विकास की घोषणा 2010 में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा की गई थी। क्रूज, सहनिर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ वापस आने के लिए कहा गया था। पीटर क्रेग ने 2012 में पटकथा का एक मसौदा लिखा था, लेकिन उस वर्ष बाद में स्कॉट की मृत्यु हो जाने पर परियोजना रुक गई। टॉप गन मेवरिक बाद में स्कॉट की स्मृति को समर्पित किया गया था। कोसिंस्की को निर्देशन के लिए काम पर रखने के बाद 2017 में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। मुख्य फोटोग्राफी, जिसमें आईमैक्स प्रमाणित 6 के पूर्ण फ्रेम कैमरों का उपयोग शामिल था, मई 2018 से अप्रैल 2019 तक कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और मैरीलैंड में हुई। इसे शुरू में 12 जुलाई 2019 को रिलीज किया जाना था। टॉप गन मेवरिक का प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ और इसे 27 मई को यूनाइटेड स्टेट्स में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। इसे आलोचकों द्वारा सराहा गया। कई लोगों ने इसे पहली फिल्म से बेहतर माना। इसने नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और इसे अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा 2022 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक भी नामित किया गया। फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कारों, सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित में 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त किए। इसने दुनिया भर में $1.496 बिलियन की कमाई की, जिससे यह 2022 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और क्रूज के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक टॉप गन ट्रेनिंग स्कूल से स्नातक होने के 30 से अधिक वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कैप्टन पीट मावरिक मिशेल एक सुशोभित परीक्षण पायलट है, जिनकी अवज्ञा ने उन्हें ध्वज रैंक से दूर रखा है। जब रियर एडमिरल चेस्टर हैमर कैन मावरिक के डार्क स्टार स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक विमान कार्यक्रम को रद्द करने की योजना बनाते हैं, तो मावरिक अंतिम लक्ष्य की गति तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्रोटोटाइप तब नष्ट हो जाता है जब वह मैक 10 से आगे बढ़ने का विरोध नहीं कर सकता। कैन मावरिक को बताता है कि एडमिरल टॉम आइसमैन कजानस्की, मावरिक के दोस्त और पूर्व टॉप गन प्रतिद्वंद्वी, जो अब यूएस पैसिफिक फ्लीट के कमांडर है, ने मावरिक को एनएएस नॉर्थ आइलैंड नौसेना को एक अज्ञात विदेशी देश में अनधिकृत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को चालू होने से पहले नष्ट करने का आदेश दिया गया है। यह संयंत्र घाटी के अंत में एक भूमिगत बंकर में स्थित है, जिसकी रक्षा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एसएएम, जीपीएस जैमर, 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमानों और F-14 टॉमकैट्स द्वारा की जाती है। जीपीएस स्पूफिंग के कारण लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II का हमला असंभव हो जाने पर मेवरिक ने लेजर निर्देशित बमों से लैस F-A-18E-F सुपर हॉर्नेट की 2 जोड़ियों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि स्वयं मिशन में भाग लेने और उसका नेतृत्व करने के बजाय मेवरिक को शीर्ष टॉप गन स्नातकों को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया गया। मेवरिक अपने शंकालु छात्रों के साथ हवाई युद्ध करता है, उनका सम्मान जीतता है, जबकि प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी और असभ्य लेफ्टिनेंट जैक हैंगमैन सेरेसिंग का सामना आकर्षक लेकिन सतर्क ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ से होता है, जो मेवरिक के मृतक सबसे अच्छे दोस्त और रियोनिक
गूज, ब्रैडशॉ का बेटा है। मेवरिक अपनी पूर्व प्रेमिका पेनी बेंजामिन से फिर से मिलता है और रूस्टर की मरती हुई मां से अपना वादा बताता है कि रूस्टर एविएटर नहीं बनेगा। रूस्टर, इस बात से अनजान, नेवल अकादमी में अपने आवेदन को रोकने के लिए मेवरिक से नाराज है और उसे गूज की मौत के लिए दोषी ठहराता है। मिशन के लिए रूस्टर को चुनने की चुनौती का सामना करते हुए मेवरिक आइसमैन से बात करता है, जो उससे कहता है अब जाने का समय आ गया है, और उसे आश्वस्त करता है कि नौसेना और रूस्टर दोनों को मेवरिक की जरूरत है। आइसमैन जल्द ही घातक कैंसर से मर जाता है और साइक्लोन मावरिक को प्रशिक्षक के पद से हटा देता है। यह मानते हुए कि मावरिक की योजना को क्रियान्वित करना असंभव है, साइक्लोन मिशन मापदंडों को शिथिल कर देता है, जिससे सैद्धांतिक रूप से निष्पादन आसान हो जाता है, लेकिन अनुमानतः पायलटों की मृत्यु हो जाती है। साइक्लोन की घोषणा के दौरान मावरिक पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अनधिकृत उड़ान भरता है। इसे अपने मूल मिशन मापदंडों में बताए गए समय से कम समय में पूरा करता है, जिससे यह साबित होता है कि यह किया जा सकता है। साइक्लोन अनिच्छा से उसे टीम लीडर नियुक्त करता है। मेवरिक लीड F-18 ही उड़ाता है, उसके साथ एक बड़ी लेजिंग F-18F-D है, जिसे लेफ्टिनेंट नताशा, फीनिक्स, ट्रेस और WSO लेफ्टिनेंट रॉबर्ट, बॉब, फ्लॉयड उड़ाते हैं। रूस्टर दूसरे स्ट्राइक पेयर का नेतृत्व करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन, पेबैक, फिच और WSO लेफ्टिनेंट मिकी, फैनबॉय, गार्सिया शामिल है। 4 जेट विमानवाहक पोत से लॉन्च होते हैं और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दुश्मन के हवाई अड्डे को नष्ट कर देती है। टीमें प्लांट को नष्ट कर देती है, लेकिन भागने के दौरान सैम्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं। रूस्टर के पास जवाबी उपाय खत्म हो जाते हैं और मेवरिक उसे बचाने के लिए अपना विमान बलिदान कर देता है। मेवरिक को मरा हुआ मानकर सभी जेट विमानों को वापस वाहक पर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन रूस्टर अवज्ञा करता है और वापस लौटता है और पाता है कि मेवरिक जमीन पर है और उसका पीछा मी-24 अटैक हेलीकॉप्टर कर रहा है। गनशिप को नष्ट करने के बाद रूस्टर को एक सैम द्वारा गोली मार दी जाती है और वह बाहर निकल जाता है। दोनों मिलते हैं और क्षतिग्रस्त एयर बेस से एक F-14 चुरा लेते हैं। मेवरिक और रूस्टर 2 अवरोधन करने वाले Su-57 को नष्ट कर देते हैं, लेकिन गोला बारूद और जवाबी उपाय खत्म होने पर तीसरा हमला करता है। हैंगमैन, जो मिशन का आपातकालीन कार्रवाई पायलट था, अप्रत्याशित रूप से समय पर पहुंचकर उसे मार गिराता है और विमान सुरक्षित वापस लौट आते हैं। बाद में रूस्टर मेवरिक को उसके P-51 मस्टैंग पर काम करने में मदद करता है। इसके बाद रूस्टर अपने मिशन की सफलता की एक तस्वीर को देखता है, जो उसके दिवंगत पिता और एक युवा मेवरिक की तस्वीर के साथ पिन की गई है, जबकि पेनी और मेवरिक P-51 में उड़ जाते हैं। ढालना, टॉम क्रूज कैप्टन पीट मावरिक मिशेल के रूप में एक परीक्षण पायलट और उड़ान प्रशिक्षक एक विशेष मिशन के लिए टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षण दे रहा है। 8 माइल्स टेलर लेफ्टिनेंट ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ के रूप में मिशन प्रशिक्षण समूह में एक F-18 ही पायलट। वह मेवरिक के दिवंगत रियो और सबसे अच्छे दोस्त LTJG निक, गूज और कैरोल ब्रैडशॉ का बेटा है। रोस्टर को पहले टॉप गन में जुड़वां बच्चों आरोन और एडम वीस ने बिना श्रेय वाली भूमिकाओं में चित्रित किया था। जेनिफर कोनेली पेनेलोप पेनी बेंजामिन के रूप में मेवरिक की पुनर्जीवित प्रेमिका, जो एक अकेली माँ, एक बार मालिक और एक एडमिरल की बेटी है। जॉन हैम वाइस एडमिरल ब्यू, साइक्लोन, सिम्पसन, नौसेना वायुसेना के कमांडर। ग्लेन पॉवेल लेफ्टिनेंट चेक, हैंगमैन, सेरेसिन, एक F-18 ही पायलट और मिशन उम्मीदवार तथा रूस्टर का प्रतिद्वंद्वी। एड हैरिस रियर एडमिरल चेस्टर, हैमर, कैन के रूप में मेवरिक के वरिष्ठ और डार्क स्टार कार्यक्रम के प्रमुख। F-9 वैल किल्मर एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस्की के रूप में US पैसिफिक फ्लीट के कमांडर, मेवरिक के करीबी दोस्त और पूर्व प्रतिद्वंद्वी। 2025 में उनकी मृत्यु से पहले यह किल्मर का अंतिम प्रदर्शन था। 10-11 लुईस पुलमैन लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड के रूप में फीनिक्स के F-18 WSO और मिशन उम्मीदवार G। चार्ल्स पार्नेल रियर एडमिरल सोलोमन वॉरलॉक बेट्स नौसेना विमानन युद्ध विकास केंद्र के कमांडर और मेवरिक के परिचित। बशीर सलाहुद्दीन चीफ वारंट ऑफिसर फॉर बर्नी होंडो
कोलमैन, मेवरिक का दोस्त। मोनिका बारबारो लेफ्टिनेंट नताशा, फीनिक्स, ट्रेस के रूप में, एक FA-18 हेफ पायलट और मिशन उम्मीदवार। जे एलिस, लेफ्टिनेंट रूबेन, पेबैक, फिच, एक FA-18 हेफ पायलट और मिशन उम्मीदवार। डैनी रामिरेज लेफ्टिनेंट मिकी, फैनबॉय, गार्सिया के रूप में, पेबैक के FA-18 हेफ WSO और मिशन उम्मीदवार। ग्रेग टार्जन डेविस, लेफ्टिनेंट जेवी, कोयोट, मचाडो के रूप में, एक FA-18 ही पायलट और मिशन उम्मीदवार। मैनी जैसिंटो, लेफ्टिनेंट बिली, फ्रिच, एवलोन, एक FA-18 ही पायलट और मिशन उम्मीदवार। रेमंड ली, लेफ्टिनेंट लोगन, येल, ली के रूप में, एक FA-18 हेफ पायलट और मिशन उम्मीदवार। जेक पिकिंग लेफ्टिनेंट ब्रिघम, हार्वर्ड, लेनॉक्स के रूप में, येल के FA-18 हेफ WSO और मिशन उम्मीदवार। जैक शूमाकर लेफ्टिनेंट नील, ओमाहा, विकेंडर के रूप में, एक FA-18 हेफ पायलट और मिशन उम्मीदवार। कारा वांग लेफ्टिनेंट कैली, हेलो, बेसेट के रूप में, ओमाहा के FA-18 हेफ WSO और मिशन उम्मीदवार। लिलियाना रे, अमेलिया बेंजामिन के रूप में, पेनी की बेटी। जीन लुइसा केली, सारा कजांस्की के रूप में, आइसमैन की पत्नी। जेम्स हैंडी, जिमी, पेनी के बार में एक बूढ़ा बारटेंडर। मिशन नियंत्रक के रूप में चिदो नवोकोचा। एडमिरल की सहयोगी के रूप में चेल्सी हैरिस। एंथनी एडवर्ड्स, मेग रयान, साथ ही आरोन और एडम वेस्ट टॉप गन के पुराने फुटेज में ब्रैडशॉ परिवार के रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही केली मैकगिलिस चार्लोट, चार्ली, ब्लैकवुड के रूप में दिखाई देते हैं। उत्पादन, विकास। जोसेफ कोसिंस्की को 2017 में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई 1989 के प्रचार के दौरान टॉम क्रूज ने टॉप गन 1986 के सीक्वल की धारणा को गैरजिम्मेदाराना बताकर खारिज कर दिया। 12 पैरामाउंट पिक्चर्स ने 2010 में जेरी ब्रुकहाइमर और टोनी स्कॉट को टॉम क्रूज के साथ उनकी भूमिका को दोहराते हुए टॉप गन का सीक्वल बनाने का प्रस्ताव देने के बाद फिल्म पर विकास शुरू किया। जब उनसे एक नई टॉप गन फिल्म के लिए उनके विचार के बारे में पूछा गया, तो स्कॉट ने जवाब दिया, इस दुनिया ने मुझे मोहित किया क्योंकि यह मूल रूप से इससे बहुत अलग है। लेकिन मैं रीमेक नहीं करना चाहता। मैं पुनर्निर्माण नहीं करना चाहता। एक नई फिल्म करना चाहता हूँ। 13 यह बताया गया कि फिल्म डॉगफाइटिंग युग के अंत पर 16 2012 में स्कॉट की मौत के बाद सीक्वल का भविष्य अनिश्चित हो गया, लेकिन निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर परियोजना के लिए प्रतिबद्ध रहे, खासकर क्रूज और किल्मर द्वारा व्यक्त की गई रुचि को देखते हुए। 17 क्रूज ने जून 2017 में खुलासा किया कि सीक्वल का नाम टॉप गन मेवरिक होगा। उन्होंने कहा कि वह शीर्षक में कोई नंबर नहीं चाहते थे। 18 उन्होंने कहा कि फिल्म पहली फिल्म की तरह ही एक प्रतियोगिता फिल्म होगी, लेकिन इसे मेवरिक के लिए एक प्रगति के रूप में स्पष्ट किया। 19-20 जुलाई 2017 तक जोसेफ कोसिंस्की को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले उन्होंने ओब्लिवियन 2013 में क्रूज के साथ सहयोग किया था। 21-22 कोसिंस्की ने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 के सेट पर क्रूज से मुलाकात की। उन्हें काम पर रखने से पहले एक लुकबुक, एक पोस्टर और एक शीर्षक टॉप गन मेवरिक प्रदान किया। इसके बाद क्रूज ने जिम जियानोपुलोस से संपर्क किया और फिल्म बनाने का अनुरोध किया। 19 जून 2019 को बार्सिलोना के सिने यूरोप में उपस्थित लोगों को एक विशेष पैरामाउंट प्रेजेंटेशन से फिल्म के कुछ शुरुआती फुटेज पर पहली नज़र डालने का मौका दिया गया, जो पैरामाउंट के अंतर्राष्ट्रीय नाट्य वितरण के अध्यक्ष मार्क वियान और वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सहअध्यक्ष मैरी डेली के साथ पूर्ण उड़ान गियर में दिखाई देने के साथ समाप्त हुआ। 24-2019 में चीन के टेंसेंट ने फिल्म में 12.5% निवेश किया, लेकिन बाद में उस वर्ष के अंत में इस परियोजना से बाहर निकल गया क्योंकि फिल्म के विषय चीनी सरकार को नाराज कर सकते थे। 25 लिखना 2010 के मध्य तक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी को सीक्वल की पटकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, जिसमें क्रूज के चरित्र मैवरिक को एक छोटी भूमिका में रखने की अफवाह थी। 26 अगले वर्ष एशले एडवर्ड मिलर और जैक स्टेंटज को परियोजना पर पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया। 27 बाद में स्टूडियो मार्च 2012 में स्कॉट के निर्देशन में एक नई पटकथा का मसौदा तैयार करने के लिए पीटर क्रेग के पास चला गया। 28 हालांकि
उस वर्ष अगस्त में स्कॉट की आत्महत्या के कारण परियोजना अप्रत्याशित रूप से रुक गई। 29 स्कॉट ने स्पष्ट रूप से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया था और अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले नेवाडा के फॉलन में नेवल एयर स्टेशन का दौरा करते हुए उनके और क्रूज के साथ स्थानों की खोज शुरू कर दी थी। 30 हॉलीवुड रिपोर्टर 31 मार्च 2014 में ब्रुकहाइमर ने कहा कि फिल्म निर्माता एक नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं जिसमें ड्रोन द्वारा पायलटों को अप्रचलित बनाना शामिल है। 32 सितंबर 2014 में सीक्वल को आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित किया गया। जस्टिन मार्क्स ने पटकथा लिखने के लिए बातचीत शुरू की। 33 मार्क्स ने कहा कि टॉप गन का सीक्वल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और मूल फिल्म उनकी याद में एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जिसने उन्हें पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। 34 उन्होंने वर्तमान अवधि में टॉप गन का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर पर शोध किया। 34 उस फिल्म में मैवरिक की उम्र 20 के आसपास थी और अब वह 50 के आसपास है। यह एक अलग तरह की यात्रा थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा थी जो अपने जीवन के एक अलग दौर में था। हम टॉप गन को एक एक्शन फिल्म के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं इसे एक ड्रामा के रूप में देखता हूँ। इसमें कुछ अविश्वसनीय एक्शन दृश्य है, लेकिन इसके केंद्र में एक ड्रामा है। कोसिंस्की टॉप गन मैवरिक की नई स्क्रिप्ट पर 35 2017 में पेरिस में स्क्रिप्टिंग चर्चाओं के दौरान, जहां क्रूज मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग कर रहे थे, कोसिंस्की ने क्रूज को 2 विचार दिए। 23-36 पहला विचार मैवरिक और गूज के बेटे के बीच बिगड़े हुए रिश्ते पर केंद्रित था, जो एक खतरनाक लड़ाकू मिशन की पृष्ठभूमि में था। दूसरा, डार्क स्टार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नौसेना में मैवरिक की वर्तमान स्थिति और इसके आसपास की गोपनीयता पर केंद्रित था। 36 कोसिंस्की के निर्देशक के रूप में ओनली द ब्रेव 2017 के पटकथा लेखक एरिक वॉरेन सिंगर अगस्त 2017 तक पटकथा को फिर से लिखने के लिए फिल्म में शामिल हुए। 37-38 अक्टूबर 2018 में क्रूज के लगातार सहयोगी मैकक्वेरी को उत्पादन के दौरान पुनर्लेखन के लिए लाया गया था। 39 मैकक्वेरी ने लेखन प्रक्रिया के दौरान पहली फिल्म को ज्यादातर नजरअंदाज करने का विकल्प चुना ताकि एक ऐसी फिल्म बनाई जा सके जो मूल से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश किए बिना अपनी खूबियों के दम पर खड़ी हो सके। तैयारी के लिए उन्होंने ब्लू एंजेल्स के साथ उड़ान भी भरी। 40 जनवरी 2020 तक अंतिम पटकथा का श्रेय एरेक क्रूगर, सिंगर और मैकक्वेरी को दिया गया, जबकि कहानी का श्रेय क्रेग और मार्क्स को दिया गया। 41-42 ढलाई जेनिफर कोनेली ने क्रूज की प्रेमिका की भूमिका निभाई। टॉप गन मैवरिक में क्रूज की भागीदारी की घोषणा जनवरी 2016 में की गई थी। 43 उन्हें $12 और $14 मिलियन के बीच भुगतान किया गया था। 44 साथ ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस ग्रॉस का एक हिस्सा, जो कुल मिलाकर $100 मिलियन से अधिक था। 45 वैल किल्मर, जो अब कैंसर मुक्त है, ने फिल्म में अपनी भूमिका को दोबारा करने के लिए अपने फेसबुक पेज पर अभियान चलाया था। 46 जून 2018 में द रैप ने बताया कि वह फिल्म में दिखाई देंगे। 47 ब्रुकहाइमर और फिल्म निर्माता किल्मर को वापस लाना चाहते थे, खासकर क्रूज के आग्रह पर। 48 मार्च 2022 में जारी एक ट्रेलर में किल्मर की 4 सितारा एडमिरल की वर्दी पहने एक तस्वीर दिखाई गई थी। जुलाई 2018 49 उस महीने के अंत में जेनिफर कोनेली नौसेना बेस के पास बार चलाने वाली एक अकेली मां की भूमिका निभाने के लिए फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गईं। 50-51 अगस्त 2018 में पॉवेल एक पायलट प्रशिक्षु की भूमिका में कलाकारों में शामिल हुए, जिसे उनके लिए बढ़ा दिया गया था। उन्होंने अपने ऑडिशन से क्रूज, ब्रुकहाइमर और पैरामाउंट और स्काईडांस मीडिया के अधिकारियों को प्रभावित किया। 52 उन्हें घमंडी हैंगमैन, मूल रूप से स्लेयर नाम दिया गया था जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, के रूप में लिया गया था। पॉवेल शुरू में भूमिका लेने की संभावना से प्रभावित नहीं थे। उन्हें लगा कि चरित्र एक एकायामी डिक गार्निश और नेवी ड्रेको मालफॉय था, जिसमें रूस्टर के चरित्र चाप में संघर्ष जोड़ने के अलावा कोई भुगतान या अस्तित्व का कारण नहीं था। क्रूज, ब्रुकहाइमर, कोसिंस्की और मैकक्वेरी उन्हें समझाने में कामयाब रहे कि वह हैंगमैन को अधिक अच्छी तरह से गोल चरित्र बनाने के लिए अपने प्रदर्शन को आकार दे सकते। 53 उसी महीने मोनिका बार्बरो, थॉमसन मैकेंजी, चार्ल्स पार्नेल,
जे एलिस, बशीर सलाहुद्दीन, डैनी रामिरेज, एड हैरिस, जॉन हैम और लुइस पुलमैन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। बारबरो पुलमैन, एलिस और रामिरेज ने एविएटर प्रशिक्षुओं की भूमिका निभाई, जबकि मैकेंजी को कोनेली के चरित्र की बेटी की भूमिका निभानी थी। 54, 55, 56। हैम ने आधिकारिक प्रस्ताव या स्क्रिप्ट दिए जाने से पहले ही फिल्म पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 57 सितंबर 2018 में मैनी जैसिंटो कलाकारों में शामिल हुए। 58 अक्टूबर 2018 में कारावांग, जैक शूमाकर, ग्रेग टार्जन डेविस, जेक पिकिंग, रेमंड ली, जीन लुइसा केली और लिलियाना रे कलाकारों में शामिल हुए। 59 रे ने मैकेंजी की जगह ली, जिन्होंने लॉस्ट गर्ल्स 2020 पर हस्ताक्षर करने के बाद फिल्म से बाहर हो गईं। 60 नवंबर 2018 में चेल्सी हैरिस कलाकारों में शामिल हुईं। 61 केली मैकगिलिस, मेग रयान और आरोन और एडम वीस, जो सभी मूल फिल्म में दिखाई दिए थे, उन्हें सीक्वल में आने के लिए नहीं कहा गया। 62 63 64 वैनिटी फेयर और जीक्यू के साथ साक्षात्कार के अनुसार लुइस हैमिल्टन को क्रूज के साथ उनकी दोस्ती के कारण एक लड़ाकू पायलट की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला 1 प्रतिबद्धताओं के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 65 66 फिल्मांकन यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हुआ। यह भ्रम पैदा करने के लिए कि अभिनेता उड़ान के दृश्यों के दौरान जेट उड़ा रहे थे, निर्माताओं ने F-18 ही सिंगल सीट और F-18F डुअल सीट सुपर हॉर्नेट और उन्हें उड़ाने वाले पायलटों के लिए नौसेना को प्रति उड़ान घंटे $11,374 का भुगतान किया। बाहरी शॉट्स के लिए असली नौसेना पायलटों ने ई संस्करण उड़ाया। उड़ान में अभिनेताओं के शॉट्स के लिए F संस्करण का इस्तेमाल सामने की सीट पर वास्तविक पायलट के साथ किया गया था। 67 एक F-18F को पीछे की सीट पर एक अभिनेता को फिल्माने के लिए विशेष कैमरों से लैस किया गया था। क्रूज ने अभिनेताओं को उड़ान की भूमिकाओं के साथ प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने का बूट कैंप डिजाइन किया ताकि उन्हें एरोबेटिक्स और उच्च जीबलों की आदत हो सके। 68 बारबारो ने कहा कि कलाकारों ने चक कोलमैन द्वारा उड़ाए गए एक्स्ट्रा 300 एल में हवाई कलाबाजी की, जिसमें F-18F में उड़ान भरने से ठीक पहले की कलाबाजी भी शामिल थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके शरीर में आवश्यक सहनशीलता है। उन्होंने फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान जिन महिला पायलटों के साथ काम किया था, उनकी भी प्रशंसा की और टिप्पणी की कि सैन्य विमानन समुदाय प्रगतिशील है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लिंगभेद अभी भी यहाँ छोटे छोटे क्षणों में मौजूद न हो। ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान स्थानों में महिलाओं के लिए यह सामान्य बात है, इसलिए मुझे खुशी है कि हमने इसे बनाए रखा। 69 अभिनेताओं को कैमरे को ठीक से चलाने के लिए लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और संपादन भी सीखना पड़ा, क्योंकि ब्रुकहाइमर के अनुसार जब वे जेट में होते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से खुद को निर्देशित करना होता है। 70 फिल्म का प्रारंभिक उत्पादन आधिकारिक तौर पर 30 मई 2018 को सैन डिएगो में शुरू हुआ। 71 72 चालक दल ने नेवल एयर स्टेशन फॉलन में हवाई दृश्यों को फिल्माया। 73 अगस्त के अंत में पैरामाउंट और ब्रुकहाइमर फिल्म्स के 15 व्यक्ति फिल्म चालक दल ने नॉरफॉक आधारित विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उड़ान डेक संचालन की शूटिंग की। 74 75 फरवरी 2019 के मध्य में क्रूज और उत्पादन दल को एनएस नॉर्थ आइलैंड में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट पर देखा गया। 76 मार्च में वाशिंगटन के ओक हार्बर में नेवल एयर स्टेशन व्हिडबे द्वीप से कैस्केड पहाड़ों में फिल्मांकन पूरा किया गया। 73 77 78 19 जून 2019 को माइल्स टेलर ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने 2 दिन पहले ही फिल्मांकन समाप्त कर लिया था। 79 प्रमुख फोटोग्राफी 15 अप्रैल 2019 तक सैन डिएगो, लेमूर, चाइना लेक, 80 चिको, 81 और कैलिफोर्निया में लेक ताहो, 82 सिएटल, 83 और पैटकसेंट नदी, मैरीलैंड में निर्धारित की गई थी। 84 एड हैरिस के साथ लोपास सिंह को चाइना लेक में 50 फीट 15 मीटर से कम की ऊंचाई पर 450 नॉट 520 मील प्रति घंटे 830 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्लू एंजेल्स प्लेन उड़ाते हुए फिल्माया गया था। 73 पोस्ट प्रोडक्शन और संपादन कार्यों की देखरेख कोसिंस्की ने कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर की थी। 85 फिल्म को प्रमाणित सोनी वेनिस 6 के फुल फ्रेम कैमरों का उपयोग करके आईमैक्स प्रारूप में शूट किया गया था। 86
कोसिंस्की ने कहा कि टीम ने कॉकपिट के अंदर आईमैक्स कैमरों का उपयोग करने के लिए नौसेना बलों के साथ 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। 4 को अभिनेता की ओर निर्देशित किया गया था और 2 को बाहर की ओर रखा गया था। साथ ही विमान के बाहरी हिस्से पर कई कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने कहा, दर्शकों को प्रामाणिकता, तनाव, गति और गुरुत्वाकर्षण बलों को महसूस करना चाहिए, कुछ ऐसा जो साउंड स्टेज या दृश्य प्रभावों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत अधिक प्रयास और काम की आवश्यकता होती है। नवैर इंजीनियरों ने विमान में कैमरों को रिग करने के लिए विंड टनल परीक्षण और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया ताकि गति और जीबलों का सामना किया जा सके और इजेक्शन की स्थिति में सुरक्षा बनाए रखी जा सके। 73-35 चालक दल ने 3 प्लेटफार्मों पर जिम्बल स्थिर कैमरों के साथ FA-18 के बाहर हवाई फुटेज शूट किया। 2 संशोधित एरो एल-39 अल्बाट्रोस में से एक पर एक नाक माउंटेड रिग जो 350 केन 403 मील प्रति घंटे 648 किलोमीटर प्रति घंटा और 3G पर फिल्म कर सकता था, एक एम्ब्रेयर फेनोम 300 पर नाक और पूंछ पर लगे कैमरे और एक एयरबस AS350 हेलीकॉप्टर पर नाक पर लगे रिग। 87, 88, 77 फिल्म के लिए 800 घंटे से अधिक हवाई फुटेज शूट किए गए। 73 जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी की फिल्मों के लिए शूट किए गए संयुक्त फुटेज से अधिक है। 89 हार्ड डेक बार का सेट वास्तविक जीवन के आई बार से प्रेरित होकर नौसेना की अनुमति से कैलिफोर्निया के कोरोनाडो में नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ हाईलैंड के समुद्र तट पर बनाया गया था। 90-91 विमान FA-18EF समेत अधिकांश विमानों के लिए उत्पादन दल ने पूरे अमेरिका से 20 कार्यशील विमान खरीदे। हिंडल ने कहा कि कोसिंस्की ने डिजाइन के दौरान हेलमेट, सूट, प्रॉप्स और कई अन्य चीजों सहित हर विवरण के लिए विनिर्देश बनाए थे। 91 बिना प्रकाश का तारा काल्पनिक डार्क स्टार विमान को लॉकहीड मार्टिन और उसके स्कंक वर्क्स विभाग के इंजीनियरों की मदद से डिजाइन किया गया था। विमान का एक पूर्ण पैमाने का मॉकअप बनाया गया और चाइना लेक में फिल्माया गया। 92 कोसिंस्की ने कहा, हमने स्कंक वर्क्स से इसलिए संपर्क किया क्योंकि यथासंभव सबसे यथार्थवादी हाइपरसोनिक विमान बनाना चाहता था। वास्तव में, जैसा कि आपने देखा, हमने उनके साथ सहयोग करके इसे पूर्ण पैमाने पर बनाया। लेकिन यह इतना वास्तविक इसलिए दिखता है क्योंकि स्कंक वर्क्स के इंजीनियरों ने ही इसे डिजाइन करने में हमारी मदद की थी। तो ये वही लोग हैं जो वास्तविक विमान पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस फिल्म के लिए डार्क स्टार को डिजाइन करने में हमारी मदद की। 93 लॉकहीड ने इस बात से इनकार किया कि डार्क स्टार बिना चालक वाले लॉकहीड मार्टिन SR-72 से संबंधित है, जिसके अस्तित्व की कंपनी ने कभी पुष्टि नहीं की। 94-14 टॉप गन मेवरिक से F-14 टॉमकैट का स्क्रीनशॉट। डॉग फाइटिंग सीन के लिए जेट को पूरी तरह से विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से दिखाया गया था। प्रोडक्शन डिजाइनर जेरेमी हिंडल ने कहा कि F-14 टॉमकैट, जो पहली फिल्म में दिखाया गया है, का उपयोग करना मुश्किल होता। कोई भी F-14 विमान नहीं उड़ता है क्योंकि उन्हें अमेरिका में सेवा मुक्त कर दिया गया है और उनमें से सभी इंजन निकाल दिए गए हैं। 91 उन्होंने कहा कि वे प्रतिबंधों के कारण ईरान में सक्रिय F-14 टॉमकैट का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, जो एकमात्र अन्य देश है जिसने विमान खरीदा था। 91 अमेरिका ने स्पेयर पार्ट्स के अवैध निर्यात को रोकने के लिए F-14 विमानों के अपने विशाल बेड़े को सेवानिवृत्त होने के बाद नष्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया। 95 नौसेना की मदद से उत्पादन टीम ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो एयर एंड स्पेस म्यूजियम से एक F-14 हासिल किया। 96 हिंडल ने आगे की चुनौतियों का वर्णन किया, जिसमें विमान के घटकों को विघटित करना और शिपिंग करना और विमान को यथासंभव कार्यात्मक बनाना शामिल था, हालांकि अभी भी इंजन के बिना। 91 डाक उत्पादन विजुअल इफेक्ट्स VFX कलाकार फ्रेड लिन ने कहा कि फिल्म में CGI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। F-14 और SU-57 को पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा विजुअलाइज किया गया था। 97 जबकि FA-18 डॉग फाइटिंग और फाइनल स्ट्राइक सीन को एक ही जेट से शूट किया गया था, जिससे फुटेज तैयार हुई जिसका इस्तेमाल स्क्रीन पर कई जेट बनाने के लिए किया गया था। 97 फिल्म में लगभग 2400 VFX शॉट थे, जो सभी विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर रयान टुरहोप के तहत बनाए गए थे। अधिकांश काम मेथड स्टूडियो और MPC फिल्म द्वारा किया गया था, हालांकि लोला VFX और ब्लाइंड ने 2D मोशन ग्राफिक्स, ट्रेनिंग विजुअलाइजेशन और जेट के हेड अप डिस्प्ले प्रदान किए। 98
स्काई वॉकर साउंड ने फिल्म के लिए साउंड डिजाइन और टेम्प मिक्सिंग पर काम किया। उन्होंने सिंसिनाटी के जेट इंजन निर्माता जी एविएशन के साथ मिलकर काम करते हुए एविएशन साउंड इफेक्ट बनाए। 99 डॉल्बी एटमोस और आईमैक्स में अंतिम साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग का काम लंदन स्थित साउंड बाइट स्टूडियो 100 और ट्विकेनहैम फिल्म स्टूडियो ने संभाला। रिकॉर्डिंग मिक्सर क्रिस बर्डन और मार्क टेलर ने मिक्स को पूरा करने के लिए अलग अलग ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन वाले 2 थिएटरों में काम किया, जो जून और जुलाई 2020 में हुआ। 101 गले के कैंसर के इलाज और ऑपरेशन के बाद वैल किल्मर ने प्रभावी ढंग से बोलने की अपनी क्षमता खो दी। 102 2021 में उन्होंने यूके स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सोनांटिक के साथ काम किया, जो आवाज संश्लेषण में माहिर है, एआई तकनीक का उपयोग करके अपनी आवाज को डिजिटल रूप से फिर से बनाने के लिए और अपनी आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग को संग्रहीत किया। 103 सोनांटिक के साथ सहयोग से एक सफल मुखर मॉडल कार्यक्रम तैयार हुआ जिसे किल्मर भविष्य की परियोजनाओं में लागू कर सकते हैं। 103 104 टॉप गन मेवरिक के लिए, हालांकि इस तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था। निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने किल्मर की वास्तविक आवाज का इस्तेमाल किया, स्पष्टता बढ़ाने के लिए इसे डिजिटल रूप से बदल दिया। 105 मूल फिल्म के फुटेज का इस्तेमाल उस दृश्य में किया गया था जहां मैवरिक रूस्टर को पियानो पर ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर बजाते हुए देखता है, जो गूज के परिवार और मृत्यु की यादों को ताजा करता है। 106 फुटेज का इस्तेमाल फ्लैशबैक के रूप में किया गया था ताकि पात्रों के रिश्ते को समझाने और शामिल भावनात्मक संघर्षों को गहरा करने में मदद मिल सके। मूल स्क्रिप्ट में इसकी योजना नहीं बनाई गई थी। कोसिंस्की ने फिल्म संपादन चरण में इस विचार को पेश किया। 107 जुलाई 2024 में अभिनेता मैनी जैसिंटो ने तैयार फिल्म से अपनी लाइनें काटे जाने के संबंध में कहा कि टॉम क्रूज के लिए कहानियां लिख रहे हैं और यह समझ में आ रहा था कि फिल्म कहा जा रही है सेट पर, जैसे मैं उन्हें इन अन्य लोगों पर कैमरा अधिक केंद्रित करते हुए और हमारे दृश्यों पर इतना समय नहीं लेते हुए देख सकता हूं। 108 संगीत टॉप गन के संगीतकार हेरोल्ड फाल्टरमेयर साउंड ट्रैक की रचना करने के लिए लौटे और उनके साथ लेडी गागा, वन रिपब्लिक और है जिमर भी शामिल हुए। साउंड ट्रैक का निर्माण लोर्ने बाल्फ ने किया था। साउंड ट्रैक 27 मई 2022 को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स और पैरामाउंट म्यूजिक के जरिए रिलीज किया गया। 109 110 इसे 2 सिंगल्स लेडी गागा के होल्ड माई हैंड और वन रिपब्लिक के आई एंड वरीड पहली फिल्म से स्कोर में मूल टॉप गन एंथम 111 112 और जियोर्जियो मोरोडर द्वारा रचित और केनी लॉजिंस द्वारा गाए गए गीत डेंजर जोन के तत्व भी शामिल है। 113 विपणन फिल्म का पहला टीजर ट्रेलर 18 जुलाई 2019 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्रूज की एक आश्चर्यजनक उपस्थिति के दौरान प्रीमियर हुआ। 114 115 पहले ट्रेलर को प्रशंसकों से उच्च प्रशंसा मिली। कई लोगों ने श्रृंखला की वापसी की सराहना की और कुछ ने इसकी तुलना स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर से की। 116 हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि कुछ प्रशंसकों ने देखा कि चीन गणराज्य का झंडा एच और जापान का झंडा क्रूज के चरित्र के फ्लाइट जैकेट से गायब था और पैरामाउंट पर चीन स्थित संवित पोषक टेंसेंट पिक्चर्स को खुश करने के लिए इसे हटाने का आरोप लगाया। 117 हालांकि बाद में चीन गणराज्य और जापानी झंडे को बहाल कर दिया गया क्योंकि टेंसेंट उत्पादन से बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण उन्हें अंतिम फिल्म में शामिल नहीं किया जाएगा। 118 119 दूसरा ट्रेलर दिसंबर 2019 में जारी किया गया था। 120 और पैरामाउंट द्वारा युवा पीढ़ी के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म के लिए एक नया स्नैपचैट फ़िल्टर पेश किया गया था। 121 फरवरी 2020 में खिलौना निर्माता मैचबॉक्स मेटल के स्वामित्व में ने घोषणा की कि वह F-14 टॉमकैट, F/A-18 सुपर हॉर्नेट और P-51 मस्टैंग सहित टॉप गन डाई कास्ट मॉडल और उत्पादों की एक श्रृंखला जारी कर रहा है, साथ ही रोल प्ले आइटम भी। विलंबित नाटकीय रिलीज के बावजूद उन्हें 1 जून 2020 को सार्वजनिक रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था। 122 जून 2020 में प्लास्टिक मॉडल निर्माता रेवेल ने 1/48 स्केल टॉप गन प्लास्टिक मॉडल की एक श्रृंखला जारी की, जिसमें एक F-14 टॉमकैट और फिल्म में विमान पर आधारित एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट शामिल है। ये संशोधित डिकल्स और चिन्हों के साथ पिछले रेवेल पेशकशों के संस्करण हैं। 123 124 125
बाद में हैस्ब्रो ने फिल्म की अंतिम रिलीज की तारीख से जुड़ने के लिए खिलौने को वॉलमार्ट एक्सक्लूसिव के रूप में फिर से जारी किया। 26 अगस्त 2021 को फिल्म के पहले 13 मिनट का पूर्वावलोकन सिनेमाकॉन में एक नए ट्रेलर के साथ किया गया, जिसमें टॉम क्रूज ने इस कार्यक्रम में वस्तुतः अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 127 जनवरी 2022 में CBS स्पोर्ट्स ने फिल्म से एक नया क्लिप जारी किया, जो कैंसस सिटी चीफ्स और सिंसिनाटी बेंगल्स के बीच AFC चैंपियनशिप गेम के साथ मेल खाता था। 128 फरवरी 2022 में पोर्श से जुड़ी फिल्म का अंतिम ट्रेलर सुपर बाउल LVI से पहले प्रसारित किया गया था। 129 अप्रैल 2022 में एस कॉम्बैट श्रृंखला के डेवलपर्स प्रोजेक्ट ACES ने टॉप गन मेवरिक के साथ एस कॉम्बैट 7 स्काइज अननोन के लिए एक विमान सहयोग DLC जारी करने की घोषणा की। 131 टॉप गन मेवरिक पर आधारित एक निःशुल्क विस्तार भी उसी दिन माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर के लिए जारी किया गया था, जिसमें खेलने योग्य विमान के रूप में F-18 ही F सुपर हॉर्नेट और काल्पनिक डार्क स्टार विमान शामिल थे। 132 उसी महीने एक इंटरैक्टिव वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी। 133 23 मई को क्रूज ने प्रमोशन के एक हिस्से के रूप में एक फाइटर सीक्वेंस को फिर से बनाने के लिए द लेट लेट शो के होस्ट जेम्स कॉर्डन के साथ सहयोग किया। 135 मेक्सिको सिटी, टोक्यो, कान, लंदन, सैन डिएगो और लॉस एंजल्स में 3 सप्ताह का प्रचार दौरा आयोजित किया गया था। 136 इवेंट सिनेमा ने टॉप गन मेवरिक कलेक्टर कॉम्बो की घोषणा की, जिसमें एक कलेक्टर कप में जलपान के साथ मध्यम बड़े नमक पॉपकॉर्न की विशेषता है, जिसे क्रूज की तस्वीरों के साथ विपणन किया जा रहा है। 137 अन्य विपणन सौदे एपलबी के रेस्तरां चेन 138 और वुडू के साथ व्यवस्थित किए गए थे। 139 मुक्त करना बाएं से क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, वाइस एडमिरल केनेथ आर वाइटसेल, टॉम क्रूज, जोसेफ कोसिंस्की और जेरी ब्रुकहाइमर 4 मई 2022 को फिल्म के प्रीमियर पर। थिएट्रिकल टॉप गन मेवरिक को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 27 मई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जिसके एक दिन पहले अग्रिम स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। 140 इसे मूल रूप से 12 जुलाई 2019 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कई जटिल एक्शन दृश्यों को शूट करने के लिए इसे 26 जून 2020 तक विलंबित कर दिया गया था। 141 मार्च 2020 तक पैरामाउंट ने फिल्म को 24 जून 2020 को 2 दिन पहले स्थानांतरित कर दिया। 142 और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित चल रही कोविड-19 महामारी के कारण इसे 23 दिसंबर को स्थानांतरित कर दिया गया। 143 144 23 जुलाई 2020 को फिल्म को फिर से 2 जुलाई 2021 तक विलंबित कर दिया गया, आंशिक रूप से क्रूज के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण, साथ ही साथ मुलान और टेनेट की हालिया देरी कोविड-19 मामलों के बढ़ने के कारण। 145 और इसे आगे 19 नवंबर 2021 तक विलंबित कर दिया गया। 146 इससे पहले कि इसे मई 2022 की रिलीज की तारीख तक आगे बढ़ाया जाए। 140 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ था। 147 जिसके बाद 4 मई को सैन डिएगो के सैन डिएगो सिविक थिएटर में इसका वैश्विक प्रीमियर आयोजित किया गया था, जिसे यूट्यूब के जरिए लाइव स्ट्रीम भी किया गया था। 148 149 इसे 18 मई को 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन स्क्रीनिंग में भी प्रदर्शित किया गया, जहां इसे दर्शकों से 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। कान के प्रीमियर में क्रूज और उनके करियर को श्रद्धांजलि शामिल थी। 150 151 अगले दिन फिल्म और टीवी चैरिटी की सहायता के लिए लंदन के ओडियन लक्स लीसेस्टर स्क्वायर में रॉयल फिल्म परफॉर्मेंस में इसका यूके प्रीमियर हुआ। 152 स्क्रीन एक्स थिएटर 153 और AMC थिएटर 154 ने 24 मई 2022 को संयुक्त राज्य भर में सीमित स्थानों पर अर्ली एक्सेस इवेंट स्क्रीनिंग आयोजित की। होम मीडिया एप्पल TV प्लस ने टॉप गन मेवरिक के वितरण अधिकार खरीदने का प्रयास किया, लेकिन पैरामाउंट ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। जब फिल्म के सिनेमाकॉन प्रीमियर में एप्पल और अन्य स्ट्रीमिंग कंपनियों द्वारा वितरण अधिकार खरीदने के प्रयास के बारे में पूछा गया, तो ब्रुकहाइमर ने कहा कि फिल्म का हमेशा से एक बड़ा स्क्रीन गंतव्य रहा है। कांस में फिल्म के प्रीमियर पर क्रूज ने इस बात से भी इनकार किया कि फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए जा रही है। 155 156 157 इस मॉडल के बावजूद कि उस समय अधिकांश फिल्में अपने नाटकीय रिलीज के 45 दिनों के बाद स्ट्रीमिंग पर शुरू होती थीं,
158। पैरामाउंट ने क्रूज के आग्रह और फिल्म के लगातार सप्ताह दर सप्ताह बॉक्स ऑफिस परिणामों के कारण टॉप गन मैवरिक को विस्तारित रंग के लिए सिनेमाघरों में रखने का फैसला किया। फिल्म को 23 अगस्त 2022 को मानक परिभाषा, उच्च परिभाषा और यूएचडी में डिजिटल रूप से रिलीज किया गया। इसके बाद 1 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्ट्रा एचडी ब्लूरे और डीवीडी रिलीज हुई। 159 और 31 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम में 160। इसमें आईमैक्स स्क्रीनिंग में देखे गए चुनिंदा दृश्यों में 1.90 का विस्तारित पहलू अनुपात। फिल्म के निर्माण पर 4 फीचर। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में क्रूज द्वारा अपने करियर पर चर्चा और फिल्म में दिखाए गए गानों के 2 संगीत वीडियो शामिल है। 161। पैरामाउंट प्लस और स्काई शो टाइम, पैरामाउंट ग्लोबल और स्काई ग्रुप दोनों के बीच संयुक्त उद्यम के तहत ने टॉप गन मैवरिक को 22 दिसंबर 2022 को ग्राहक की सदस्यता के हिस्से के रूप में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया। 162। 163। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉप गन मैवरिक पैरामाउंट प्लस पर पहली बार प्रदर्शित होने वाली सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 164। स्वागत बॉक्स ऑफिस। टॉप गन मैवरिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $718.7 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $777 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $1.496 बिलियन की कमाई हुई। 4.5। यह फिल्म दुनिया भर में $800 मिलियन को पार करने के बाद 17 जून 2022 को क्रूज के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 165। 26 जून को फिल्म ने $1 बिलियन को पार कर लिया, जो महामारी के दौर में ऐसा करने वाली दूसरी फिल्म बन गई। 166। 167। यह 2022 में रिलीज होने वाली दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद। 168। द वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए सनी बंच ने तर्क दिया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ साथ फिल्म की वित्तीय सफलता यह दर्शाती है। 119। डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना 391.1 मिलियन के रूप में की, जिसमें उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतें शामिल हैं। बॉक्स ऑफिस ग्रॉस और होम मीडिया राजस्व ने इसे 2022 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। 2. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टॉप गन मैवरिक 2022 में रिलीज हुई सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 4. 169। इसने अपने शुरुआती 3 दिवसीय सप्ताहांत में $126.7 मिलियन और 4 दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में $160.5 मिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही और क्रूज के पिछले करियर की सर्वश्रेष्ठ कमाई को लगभग दोगुना कर दिया। फिल्म का मेमोरियल डे 4 दिवसीय ओपनिंग वीकेंड भी सबसे बड़ा था। 170। अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने $90 मिलियन की कमाई की। 29% की गिरावट किसी फिल्म के लिए अब तक की सबसे छोटी थी, जिसकी ओपनिंग $100 मिलियन से अधिक थी, जो श्रेक 2 से आगे निकल गई। मई 2004 में $108 मिलियन की शुरुआत से अपने दूसरे सप्ताहांत में 33% की गिरावट। 171। 172। फिल्म रिलीज के पहले 10 हफ्तों के दौरान बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 5 में बनी रही। 173। फिल्म अंततः अपने 11वें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 5 से बाहर हो गई और $7 मिलियन के साथ छठे स्थान पर रही। 174। अपने 12वें सप्ताहांत में फिल्म को 400 से अधिक सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया और $7.1 मिलियन कमाए, जिससे यह दूसरे स्थान पर लौट आई। 175। 176। अपने 15वें सप्ताहांत में फिल्म ने $6 मिलियन और 4 दिवसीय श्रम दिवस फ्रेम में कुल $7.9 मिलियन कमाए, जिससे यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर लौट आई। 177। बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की दीर्घायु का श्रेय सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा और मुंह से निकली बातों को दिया। 178। अमेरिकी सेना की भूमिका। फिल्म को अमेरिकी सेना को सकारात्मक प्रकाश में प्रस्तुत करने और भर्ती और प्रतिधारण में सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित और प्रभावित किया गया था। 73। अमेरिकी वायुसेना ने फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले भर्ती विज्ञापन भी चलाए। 201। इसने कुछ लोगों को प्रचार के रूप में फिल्म की आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। 202, 203, 204, 205। पुरस्कार। मुख्य लेख टॉप गन मैवरिक को प्राप्त पुरस्कारों की सूची। 95वें एकेडमी अवार्ड्स में टॉप गन मैवरिक को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा,
सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता। 206 फिल्म के अन्य नामांकनों में 4 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार, 207 6 क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार, 1 जीतना, 208 और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। 209 इसे 2 नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड मिले और इसे अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा 2022 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक नामित किया गया। 210 211 मुकदमा जून 2022 में इजरायली लेखक एहुद योने के परिवार ने, जिनके मई 1983 के कैलिफोर्निया पत्रिका लेख टॉप गन्स ने मूल फिल्म को प्रेरित किया, पैरामाउंट के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने स्टूडियो पर टॉप गन मैवरिक की रिलीज से संबंधित कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया और फिल्म के वितरण को रोकने के लिए हर्जाना और निषेधाज्ञा दोनों की मांग की। जेरी ब्रुकहाइमर ने मूल फिल्म का निर्माण किया, जिसकी पटकथा जिम कैश, मृत्यु 2000 और जैक एप्स जूनियर ने लिखी थी। तीनों पुरुषों ने सीक्वल में भाग लिया। 212 मुकदमे के अनुसार पैरामाउंट ने योने के लेख के लिए विशेष फिल्म अधिकार प्राप्त किए थे, लेकिन 35 साल के कॉपीराइट कानून की अनदेखी की, जिसमें 2012 में लेखक की मृत्यु के बाद जनवरी 2020 में अधिकार योने की विधवा शोष और बेटे युवल को वापस कर दिए गए। 213 मुकदमे में दावा किया गया कि मैवरिक में मूल लेख के समान तत्व शामिल है और पैरामाउंट ने कॉपीराइट समाप्ति की सूचना मिलने के बाद भी फिल्मांकन जारी रखा। फिल्म वितरक ने माना कि सीक्वल का अधिकांश भाग उससे पहले ही पूरा हो चुका था और इस बात से इनकार किया कि मैवरिक योने के लेख से लिया गया था। 214 215 अप्रैल 2024 में मुकदमा खारिज कर दिया गया। 216 217 परिणाम मई 2022 में टेलर ने खुलासा किया कि वह पैरामाउंट पिक्चर्स को एक सीक्वल पेश कर रहे थे, जिसका संभावित नाम टॉप गन रूस्टर होगा और यह उनके चरित्र पर केंद्रित होगा। 218 उसी वर्ष जुलाई तक उन्होंने कहा कि वह सीक्वल के बारे में क्रूज के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। 219 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एक सीक्वल विकास में है। 220 221 यह भी देखें। फिल्म पोर्टल विदेश में चीनी सेंसरशिप, बॉक्सऑफिस प्रदर्शन के आधार पर फिल्म सीक्वल की सूची, सैन डिएगो में मीडिया सेट की सूची, सैन्य मनोरंजन परिसर, सैन्य और मनोरंजन उद्योगों के बीच सहयोग। जेम्स विलिस कैश 17 जनवरी 1941 25 मार्च 2000 एक अमेरिकी फिल्म लेखक थे, जो 1980 के दशक की टॉप गन और द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस जैसी फिल्में लिखने के लिए विख्यात थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कैश का जन्म 17 जनवरी 1941 को बॉयने सिटी, मिशिगन में हुआ था। 1970 में कैश ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी MSU से अंग्रेजी में BA की डिग्री प्राप्त की। 1972 में कैश ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से टेलीविजन और रेडियो में MA की डिग्री प्राप्त की। 3 आजीविका। प्रोफेसर के तौर पर कैश मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में लेखन और फिल्म इतिहास पढ़ाते थे। कैश की मुलाकात जैक एप्स जूनियर नामक एक छात्र से हुई, जो बाद में उनका लेखन साथी बन गया। एप्स डेट्रॉइट क्षेत्र से थे। कैश और एप्स ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपने लेखन संबंध की शुरुआत की। 1975 में उन्होंने MSU यूनियन ग्रिल में एक साथ अपनी पहली कहानी लिखी। इसके तुरंत बाद एप्स हॉलीवुड, कैलिफोर्निया चले गए। कैश ईस्ट लैंसिंग, मिशिगन में रहते रहे, जबकि एप्स सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहते थे। उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से सहयोग किया। 1986 में कैश और एप्स ने मिलकर टॉप गन लिखी। व्यक्तिगत जीवन। कैश ने अपनी पहली पत्नी मैरियन मिमी से तब विवाह किया था जब वह MSU में प्रोफेसर थे और वह MSU में संचार की पढ़ाई कर रही थीं। कैश और उनकी दूसरी पत्नी सिंथिया के 4 बच्चे थे। 4 उनका और उनकी पत्नी का मिशिगन के लांसिंग में एक रेस्तरां था। 4 कैश ने फिल्म निर्माण और प्रदर्शन कला के लिए कई छात्रवृत्तियां भी स्थापित कीं। 2-3 25 मार्च 2000 को 59 वर्ष की आयु में आंतों की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद ईस्ट लैंसिंग में उनकी मृत्यु हो गई। 4 फिल्मोग्राफी। डेंजरसली जैक एप्स जूनियर के साथ 1978 अप्रकाशित। इजी और मो जैक एप्स जूनियर, स्टीवन पैट्रिक बेल और रॉबर्ट बोरिस के साथ 1985
टीवी केवल कहानी। टॉप गन जैक एप्स जूनियर के साथ 1986। लीगल ईगल्स जैक एप्स जूनियर के साथ 1986। मेरी सफलता का रहस्य जैक एप्स जूनियर और एजे कैरोथर्स के साथ 1987। टर्नर एंड हूंच जैक एप्स जूनियर, डेनिस रियाक, माइकल ब्लोडगेट और डैनियल पेट्री जूनियर के साथ 1989। डिक ट्रेसी जैक एप्स जूनियर के साथ 1990। एनाकोंडा जैक एप्स जूनियर और हंस बाउर के साथ 1997। द फ्लिंटस्टोन्स इन विवा रॉक वेगास जैक एप्स जूनियर के साथ 2000। एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लर ऑर्किड जैक एप्स जूनियर और हंस बाउर के साथ 2004। कहानी और मूल एनाकोंडा स्क्रिप्ट के तत्व। टॉप गन मेवरिक जैक एप्स जूनियर द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित 2022। केवल कहानी फिल्म। सिम्पसन की असामयिक मृत्यु के बावजूद ब्रुकहाइमर ने बड़ी संख्या में एक्शन फिल्मों का निर्माण जारी रखा। अक्सर निर्देशक माइकल बे के साथ कई बॉक्स ऑफिस हिट पर काम किया, जिसमें आर्मगेडन भी शामिल है। उनके द्वारा निर्मित अन्य लोकप्रिय फिल्मों में रिमेंबर द टाइटन्स, ब्लैक हॉक डाउन और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज शामिल है। ब्रुकहाइमर ने पैलेडियम बुक्स रिफ्ट्स द्वारा लोकप्रिय रोल प्लेइंग गेम पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने के अधिकार भी हासिल किए हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने नॉन एक्शन फिल्मों का निर्माण करने के लिए टेक्निकल ब्लैक फिल्म्स की शुरुआत की, जिसमें रिमेंबर द टाइटन्स एकमात्र निर्मित फिल्म थी। 17। 2000 का दशक फ्रेंचाइजी टेलीविजन वीडियो गेम। 1996 से ब्रुकहाइमर ने टेलीविजन में अपनी शाखाएं फैलाई है। कई पुलिस ड्रामा बनाए हैं, जिनमें से CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन दिन के समय टेलीविजन पर सबसे उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने रियलिटी गेम शो द अमेजिंग रेस का भी निर्माण किया। मई 2008 में CBS ने घोषणा की कि उसने 2008 से 2009 के प्रसारण टेलीविजन सीजन के लिए ब्रुकहाइमर की नवीनतम सीरीज 11th आवर को चुना है। विज्ञान कथा नाटक एक सरकारी एजेंट और एक प्रोफेसर का अनुसरण करता है, क्योंकि वे अजीब वैज्ञानिक और चिकित्सा गतिविधि की जांच करते हैं। 18। 2004 CSI NY की शुरुआत से 2009 विदाउट ए ट्रेस का अंत तक ब्रुकहाइमर के 6 हिट टेलीविजन शो प्रसारित हुए। CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, CSI मियामी, CSI NY कोल्ड केस, विदाउट ए ट्रेस और द अमेजिंग रेस। एक समय पर उनकी 3 टेलीविजन सीरीज रेटिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाती थीं। 3 दिसंबर 2007 में ब्रुकहाइमर ने एक नया गेम स्टूडियो बनाने के लिए MTV के साथ साझेदारी करने की योजना की घोषणा की। 19 उसी वर्ष 20 ब्रुकहाइमर जेनीमैक्स मीडिया के निदेशक मंडल में शामिल हो गए और तब से बेथेस्दा सॉफ्टवर्क्स शीर्षकों के लिए कई लॉन्च पार्टियों में दिखाई दिए, जिनमें फॉलआउट 3, फॉलआउट, न्यू वेगास और द एल्डर स्क्रॉल वी स्किरिम शामिल है। 21 2009 में ब्रुकहाइमर ने जेरी ब्रुकहाइमर गेम्स का अनावरण किया, जिसका नेतृत्व पूर्व माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो पब्लिशिंग के कार्यकारी निर्माता जिम विवार्ट ने प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में किया और जे कोहेन, जो पहले यूबीसॉफ्ट के US पब्लिशिंग के उपाध्यक्ष थे, विकास के अध्यक्ष के रूप में। 22 10 सितंबर 2009 को यह घोषणा की गई कि NBC ने ब्रुकहाइमर से एक एक्शन प्रोसीजर लिया है। चेस नामक शो 23 एक टीम की कहानियों को बताता है, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि भगोड़े अपराधी न्याय से बच न सकें। हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट। 24 हालांकि मई 2011 में इसे रद्द कर दिया गया था। स्किन, जो ब्रुकहाइमर का एक और प्रोडक्शन था, को 2003 में केवल 3 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया था। 2010 का दशक स्वतंत्र निर्माता खेल। 2011 में यह अफवाह थी कि जेरी ब्रुकहाइमर गेम्स 3 शीर्षकों पर काम कर रहा था, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। 25 मार्च 2013 में जेरी ब्रुकहाइमर गेम्स को बंद कर दिया गया। 26 हालांकि जेरी ब्रुकहाइमर गेम्स बंद हो गया है, ब्रुकहाइमर अभी भी जेनीमैक्स बोर्ड के सदस्य बने रहे, ज्यादातर जेनीमैक्स के पूर्व अध्यक्ष अर्नेस्ट डेल के करीबी सहयोगी होने के कारण, जब तक कि जेनीमैक्स को 2021 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद नहीं लिया गया। 27 28 टॉप गन मेवरिक के वैश्विक प्रीमियर में क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, केनेथ आर. वाइटसेल, टॉम क्रूज,
जोसेफ कोसिंस्की और ब्रुकहाइमर। 2014 में द सॉर्सेरर्स अप्रेंटिस 29 और द लोन रेंजर की निराशा के बाद 30 ब्रुकहाइमर और डिज्नी स्टूडियो ने उस वर्ष समाप्त होने वाले अपने फर्स्टलुक डील को नवीनीकृत करके अलग होने का फैसला किया। 31 उन्होंने उसी वर्ष पैरामाउंट के साथ एक नया फर्स्टलुक डील साइन किया और अपने नए पार्टनर के साथ संभावित प्रोडक्शन वेंचर के रूप में एक नए बेवर्ली हिल्स कॉप और एक टॉप गन 2 का उल्लेख किया। 32 जून 2016 में जेरी ब्रुकहाइमर टेलीविजन एक स्वतंत्र संगठन बन गया, जिसने वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन के साथ 15 साल का अन्य समझौता समाप्त कर दिया। 33 अगले वर्ष प्रोडक्शन कंपनी ने CBS टेलीविजन स्टूडियो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 34 2020 में यह बताया गया कि पैरामाउंट के साथ उनका पहला लुक डील नवीनीकृत नहीं किया गया था। 35 ब्रुकहाइमर को लास वेगास में प्रस्तावित खेल क्षेत्र के निवेशकों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 36 और उन्हें नेशनल हॉकी लीग NHL द्वारा एक विस्तार हॉकी टीम के मालिक होने के लिए अग्रणी पसंद होने की अफवाह थी जो क्षेत्र में खेलेगी। ब्रुकहाइमर को प्रस्तावित सिएटल आधारित NHL विस्तार टीम के निवेशकों में से एक के रूप में भी नामित किया गया था, जिसका आवेदन 2018 की शुरुआत में प्रस्तुत किया गया था। 37 NHL बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 4 दिसंबर 2018 को सिएटल क्रैकन नामक टीम को मंजूरी देने के लिए मतदान किया, जिसने 2021 से 22 सत्र में खेलना शुरू किया। 38 ब्रुकहाइमर एक निवेश समूह का हिस्सा थे जिसमें टिम लेवेके, ओक व्यू ग्रुप और डेविड बॉन्डरमैन, अल्पसंख्यक मालिक NBA के बोस्टन सेल्टिक्स, भी शामिल थे। 39 फिल्म उद्योग पर प्रभाव। जेरोम लियोनार्ड ब्रुकहाइमर, जन्म 21 सितंबर 1943, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। वे एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर और साइंस फिक्शन शैलियों में सक्रिय रहे हैं। कॉलेज के बाद विज्ञापन में काम करने के बाद 1970 के दशक में ब्रुकहाइमर फिल्म निर्माण में चले गए। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने साथी निर्माता डॉन सिम्पसन के साथ भागीदारी की। 1996 में सिम्पसन की मृत्यु तक ब्रुकहाइमर और सिम्पसन की भागीदारी जारी रही। ब्रुकहाइमर ने फ्लैशडांस, डेज ऑफ थंडर, द रॉक, क्रिम्सन टाइड, डेंजरस माइंड्स, कॉन एयर, आर्मागेडन, एनिमी ऑफ द स्टेट, पर्ल हार्बर, ब्लैक हॉक डाउन के साथ साथ बेवर्ली हिल्स कॉप, टॉप गन, बैड बॉयज, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और नेशनल ट्रेजर फ्रेंचाइजी सहित कई फिल्मों का निर्माण किया है। अपनी स्वयं शीर्षक वाली प्रोडक्शन कंपनी के शीर्ष पर उन्होंने ऐसी फिल्मों का निर्माण किया है जिन्हें पैरामाउंट पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स और डिज्नी जैसे कई फिल्म स्टूडियो के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया है, जबकि उनके टेलीविजन कार्यों का वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन और CBS स्टूडियो द्वारा सहनिर्माण किया गया है। जुलाई 2003 में ब्रुकहाइमर को हॉलीवुड के इतिहास में एक ही सप्ताहांत में पहली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में वैराइटी द्वारा सम्मानित किया गया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल और बैड बॉयज 2। 2023 में टॉप गन मेवरिक ने उन्हें 95वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। 2 उनकी सबसे प्रसिद्ध टेलीविजन सीरीज में टेलीविजन ड्रामा CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, CSI, मियामी, CSI, NY, CSI, साइबर, विदाउट ए ट्रेस, कोल्ड केस, लूसीफर और रियलिटी प्रतियोगिता सीरीज द अमेजिंग रेस शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों के साथ एक फ्रेंचाइजी को जन्म देगी। उत्तरार्ध के लिए उन्होंने 10 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते। 2003 में उनके 3 टेलीविजन प्रोडक्शंस CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, विदाउट ए ट्रेस और CSI, मियामी US रेटिंग में शीर्ष 10 में स्थान पर रहीं, जिससे वे ऐसा करने वाले पहले निर्माता बन गए। 3-4 ब्रुकहाइमर नेशनल हॉकी लीग की 2021 विस्तार टीम सिएटल क्रैकन के सह-संस्थापक दिवंगत डेविड बॉन्डरमैन के साथ और बहुमत के मालिक भी है। प्रारंभिक जीवन। ब्रुकहाइमर का जन्म 21 सितंबर 1943 को डेट्रॉयट, मिशिगन में जर्मन यहूदी आप्रवासियों के बेटे के रूप में हुआ था। 7 उन्होंने कॉलेज के लिए एरिजोना जाने से पहले 17 साल की उम्र में 1961 में डेट्रॉयट के मम्फोर्ड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ब्रुकहाइमर स्टैम्प कलेक्शन क्लब के एक सक्रिय सदस्य भी थे। 9 उन्होंने एरिजोना विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया। वह जेटा बीटा ताऊ बिरादरी के सदस्य थे। फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले कम उम्र में ही फिल्म शौकीन,
ब्रुकहाइमर जब भी मौका मिलता स्नैपशॉट ले लेते। कॉलेज के बाद ब्रुकहाइमर ने डेट्रॉयट, क्रिएटिव प्रोड्यूसर और न्यूयॉर्क शहर में विज्ञापन में काम किया। आजीविका 1970 और 1980 का दशक, विज्ञापन से फिल्म निर्माण तक। ब्रुकहाइमर ने विज्ञापन में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद 1970 के दशक में निर्देशक डिक रिचर्ड्स के साथ फिल्मों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने द कल्पेपर कैटल कंपनी, फेयरवेल, माई लवली और मार्च और डाई फिल्मों में साथ काम किया। इसके बाद ब्रुकहाइमर ने पॉल श्रेडर के साथ 2 फिल्मों, अमेरिकन जिगोलो और कैट पीपल पर काम किया, जिसने हॉलीवुड में उनकी चर्चा शुरू कर दी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान वह पैरामाउंट पिक्चर्स की कई बेहद सफल फिल्मों में डॉन सिम्पसन के साथ सहनिर्माता थे। उनकी पहली मुलाकात सिम्पसन से 1973 में वार्नर ब्रदर्स में द हार्डर दे कम की स्क्रीनिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने साथ काम किया और ब्रुकहाइमर की पहली बड़ी हिट 1983 की फ्लैशडांस बनाई, जिसने $95 मिलियन की कमाई की। 11 उस समयावधि के दौरान उनकी कई अन्य हिट फिल्में थीं, जिनमें बेवर्ली हिल्स कॉप फिल्में, टॉप गन और डेज ऑफ थंडर शामिल है। टॉप गन ने अंग्रेजी निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ उनके पहले सहयोग को चिह्नित किया, जिन्होंने ब्रुकहाइमर के लिए 6 फिल्मों का निर्देशन किया था। 12 पहली बेवर्ली हिल्स कॉप। 13 9 अगस्त 1983 को ब्रुकहाइमर और सिम्पसन ने पैरामाउंट के साथ अपनी नई सिम्पसन ब्रुकहाइमर प्रोडक्शंस कंपनी के माध्यम से नाट्य और टेलीविजन परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए 3 साल का समझौता किया। 14 सिम्पसन के साथ काम करते हुए ब्रुकहाइमर को फिल्म निर्माण के अपने अनुभव के कारण मिस्टर आउटसाइड के रूप में जाना जाने लगा, जबकि सिम्पसन को उनके फिल्म उद्योग के संपर्कों के कारण मिस्टर इनसाइड के रूप में जाना जाने लगा। द रॉक आखिरी फिल्म थी जिसमें ब्रुकहाइमर ने सिम्पसन के साथ सहयोग किया था। 1996 में सिम्पसन की मृत्यु के बाद ब्रुकहाइमर ने शर्त रखी कि द रॉक को सिम्पसन की स्मृति को समर्पित किया जाए। 1990 का दशक, बड़े बजट की फिल्में। 1990 में ब्रुकहाइमर और सिम्पसन ने पैरामाउंट के साथ 5 फिल्मों का निर्माण करने के लिए $500 मिलियन का सौदा किया, जो पूरी तरह से उनकी पसंद की फिल्में थीं। 15 हालांकि 1990 में उनकी फिल्म डेज ऑफ थंडर का निर्माण, जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया था, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, जो ब्रुकहाइमर सिम्पसन की सफलता की कहानी में एक कदम पीछे था। हालांकि इस जोड़ी ने 1994 में कम बजट की फिल्म $12 मिलियन द रेफ के साथ वापसी की। 16 ब्रुकहाइमर ने रिपब्लिकन अभियानों और समितियों को $50,000 से अधिक का दान दिया है। 50 उन्होंने जॉन मैक्केन के 2008 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए धन दान किया। उन्होंने जॉन मैक्केन की ओर से एक संयुक्त धन उगाहने वाली समिति को $5,000 दिए। 51 उन्होंने 2012 मिट रोमनी विजय निधि को $25,000 का दान दिया। 52 फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, सभी फिल्में उनके द्वारा निर्मित थीं। पतली परत। निर्माता के रूप में, सिवाय जहां उल्लेख किया गया हो। श्रेष्ठ तस्वीर। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1980 अमेरिकी जिगोलो पॉल श्रेडर। 1983 झलक नृत्य एड्रियन लिन। 1984 बेवर्ली हिल्स कॉप मार्टिन ब्रेस्ट। दिलों का चोर डगलस डे स्टीवर्ट। 1986 टॉप गन टोनी स्कॉट। 1987 बेवर्ली हिल्स कॉप 2। 1990 थंडर के दिन। 2019 मिथुन पुरुष आंग ली। 2022 टॉप गन मेवरिक जोसेफ कोसिंस्की। गुप्त मुख्यालय हेनरी जोस्ट। एरियल शुल्मन पैरामाउंट प्लस के माध्यम से। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1994 रेफ टेड डेम कार्यकारी निर्माता। 1995 क्रिम्सन टाइड टोनी स्कॉट। खतरनाक दिमाग जॉन एन स्मिथ। 1996 चट्टान माइकल बे। 1997 कॉन एयर साइमन वेस्ट। 1998 आर्मागेडन माइकल बे। राज्य का दुश्मन टोनी स्कॉट। 2000 बहुत बदसूरत डेविड मैकनेली। 60 सेकंड में चला गया डोमिनिक सेना। टाइटनों को याद करो बोज याकिन। 2001 पर्ल हार्बर माइकल बे। 2002 बदमाश कंपनी जोएल शूमाकर। 2003 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल गोर वर्बिंस्की। वेरोनिका गुएरिन जोएल शूमाकर। 2004 राजा आर्थर एंटोनी फुकवा।
वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना की छवि को नया स्वरूप देने और नौसेना के नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए पेंटागन के सहयोग से टॉप गन फिल्म का निर्माण किया गया था। टॉप गन हॉलीवुड और नौसेना के बीच पहला पूर्ण सहयोग था। 41 ब्रुकहाइमर द्वारा विकसित इस मॉडल ने 1990 के दशक और उसके बाद सैन्य फिल्मों का एक नया चलन शुरू किया। 41 जुलाई 2003 में ब्रुकहाइमर को हॉलीवुड के इतिहास में एक ही सप्ताहांत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2 फिल्मों बडी कॉप बैड बॉयज 2 और डिज्नी थीम पार्क स्पिन ऑफ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल का निर्माण करने वाले पहले निर्माता के रूप में वैराइटी द्वारा सम्मानित किया गया। एक वैराइटी के अनुसार ब्रुकहाइमर टच की विशेषता लगातार नुकीला उच्चतम दृश्य गतिशीलता और मेडिसन एवेन्यू के साथ बहुत लोकप्रिय विजुअल द्वारा संचालित समान रूप से विशिष्ट कहानी कहने से है। 10 वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म श्रृंखला अत्यधिक लाभदायक थी और इसने ब्रुकहाइमर की आकर्षक परियोजनाएं बनाने की क्षमता को प्रदर्शित किया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, जो कि फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी, 9 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही इस फिल्म को आलोचकों और फिल्म देखने वालों दोनों ने खूब सराहा। पहली फिल्म की अप्रत्याशित सफलता के बाद डिज्नी ने खुलासा किया कि एक ट्रे पर काम चल रहा था। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैनस चेस्ट 7 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी। सीक्वल बहुत सफल साबित हुई, जिसने अपने प्रीमियर के दिन ही दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंत में फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 1,066,179,725 अर्जित किए। श्रृंखला की तीसरी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 8 वर्ल्ड्स एंड 25 मई 2007 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। 2 और फिल्में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स क्रमशः 2011 और 2017 में रिलीज हुईं। कुल मिलाकर फिल्म फ्रेंचाइज ने दुनिया भर में $4.5 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। फिल्म निर्माण पर विचार। जब उनसे पूछा गया कि फिल्म उद्योग का दर्शकों के प्रति क्या दायित्व है, तो उन्होंने जवाब दिया, हम परिवहन व्यवसाय में हैं। हम दर्शकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। 42 जब उनसे पूछा गया कि वे फिल्में क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने कहा, अगर मैं आलोचकों के लिए या किसी और के लिए फिल्में बनाता तो शायद मैं किसी छोटे हॉलीवुड स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहा होता। 43 1984 में लॉस एंजल्स टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में ब्रुकहाइमर ने कहा, हम, वह और डॉन सिम्पसन सभी तत्वों को एक साथ रखते हैं। हम तय करते हैं कि किसी चित्र के लिए कौन सा सौंदर्य शास्त्र सही है। हम निर्देशक की तरह ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है। 10 व्यक्तिगत जीवन। 2014 वंडरकॉन में ब्रुकहाइमर की 2 बार शादी हो चुकी है। उनकी पहली पत्नी बोनी फिशमैन ब्रुकहाइमर थीं, जो 1969 से 1974 तक रहीं। 44 वे अपनी दूसरी पत्नी उपन्यासकार लिंडा कॉब ब्रुकहाइमर के साथ लॉस एंजल्स में रहते हैं, जिनसे उन्होंने 1993 में शादी की थी। 45 उनकी एक सौतेली बेटी है, एलेक्जेंद्रा। इस जोड़े के पास ब्लूमफील्ड, केंटकी में एक खेत है, जो लुइसविले से लगभग 20 मील 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। साथ ही सांता बारबरा के पूर्व में ओजाई में भी एक और खेत है। 46 जब उनसे उनकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो ब्रुकहाइमर ने द गॉडफादर 1972, द फ्रेंच कनेक्शन 1971, गुड विल हंटिंग 1997 और द 400 ब्लोज 1959 का नाम लिया। 3 मई 2006 में उन्हें एरिजोना विश्वविद्यालय के ललित कला महाविद्यालय से डॉक्टरेट ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि DFA से सम्मानित किया गया। परोपकारी गतिविधियाँ। ब्रुकहाइमर की परोपकारी गतिविधियों में MS के लिए नैन्सी डेविस फाउंडेशन के साथ अपने काम के माध्यम से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के खिलाफ लड़ाई का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने जेरी ब्रुकहाइमर फाउंडेशन की स्थापना करके विभिन्न कारणों की मदद करने का संकल्प लिया है। 47 हालांकि द स्मोकिंग गन के अनुसार आखिरी बार जेरी ब्रुकहाइमर फाउंडेशन ने 1995 में योगदान दिया था, जब इसने वैन नुइस प्रेप स्कूल को $9,350 दिए थे। 48 ब्रुकहाइमर ने ऐतिहासिक क्लिपर जहाज कट्टी सर की मरम्मत और जीर्णोद्धार में सहायता की है।
ब्रुखिमर द्वारा ली गई तस्वीरों का एक संग्रह नवंबर 2007 में लंदन में कट्टी सर्क संरक्षण परियोजना के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 8 वर्ल्ड्स एंड के फिल्मांकन के दौरान सेट पर ली गई 30 से अधिक तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। 49 जैक एप्स जूनियर, जन्म 3 नवंबर 1949, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और शिक्षक है, जिन्हें मुख्य रूप से 1980 के दशक की टॉप गन, एक लीगल ईगल्स और द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस जैसी लोकप्रिय फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने अपने लंबे समय के साथी जिम कैश के साथ लिखा था। एप्स जूनियर ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से स्नातक किया और उसके बाद से वे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में पढ़ाने चले गए। 2 आजीविका जैक एप्स जूनियर ने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के बाद फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी पहली छात्र फिल्म बनाई। कैलिफोर्निया पहुंचने पर उन्होंने एंडरसन हाउस के साथ मिलकर हवाई 5 द कैप्सूल किडनैपिंग 1976 और कोजैक ए हेयर ट्रिगर अवे 1976 के एपिसोड लिखे। 3 1975 में एप्स ने ऑर्सन वेल्स की फिल्म द अदर साइड ऑफ द विंड में सिनेमेटोग्राफर गैरी ग्रेवर के साथ सहायक कैमरामैन के रूप में काम किया। 4 हाउस के निर्माण का काम करने के लिए चले जाने के बाद एप्स ने जिम कैश के साथ साझेदारी की। 5 साथ में उन्होंने इजी एंड मो लिखा, जिसे बड यॉर्किन ने चुना था। उनकी पटकथा वेयरबाउट्स ने निर्देशक जॉन लैंडिस का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि लैंडिस के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद उन्होंने वॉरेन बीटी सहित कई निर्देशकों के लिए डिक ट्रेसी पर फिर से काम किया। 6 7 एप्स और कैश ने टॉप गन के लिए अपनी पटकथा के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जो 1986 में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। बाद में इस जोड़ी ने लीगल ईगल्स और द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस लिखी, दोनों 1986 में रिलीज हुईं। एप्स कई परियोजनाओं में शामिल रहे हैं, उद्योग में प्रमुख हस्तियों के साथ सहयोग किया है और एक्शन और कॉमेडी सहित विभिन्न शैलियों में योगदान दिया है। 6 टॉप गन 7 अप्रकाशित पटकथाओं को एक साथ पूरा करने के बाद टॉप गन एप्स और कैश की पहली निर्मित पटकथा बन गई। यह फिल्म 1986 में दुनिया भर में नंबर 1 बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। 8 जैक एप्स जूनियर ने एनएएस मीरामार की यात्रा करके टॉप गन की पटकथा के लिए मूल शोध किया और एक F-5F नेवी जेट में पिछली सीट पर उड़ान भरी और डॉग फाइटिंग और हाई स्पीड पास का अनुभव किया। इसके अलावा उन्होंने टॉप गन स्कूल ग्रेजुएशन के दौरान एक नेवी जेट की पिछली सीट पर उड़ान भरी, जहां यूएस एयर फोर्स ने आक्रामक स्क्वाड्रन के रूप में काम किया और टॉप गन स्नातकों ने अपने क्षेत्र का बचाव किया। एप्स ने NWS चाइना लेक के पास मोजावे रेगिस्तान पर उच्च गति की डॉगफाइट का अनुभव किया। बाद में सफलता। इसके बाद उन्होंने जल्दी ही अन्य पटकथाएं लिखीं, जिनका निर्माण किया गया, जिनमें लीगल ईगल्स और द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस शामिल है। एप्स ने 25 से अधिक पटकथाओं और 8 मोशन पिक्चर्स का सहलेखन किया है, जिन्हें उन्होंने अगले दशक में अच्छी तरह से निर्मित किया, जिसमें टर्नर एंड हुंच, डिक ट्रेसी और एनाकोंडा शामिल है। 10 उन्होंने टॉम क्रूज, रॉबर्ट रेडफोर्ड, टॉम हैंक्स, वॉरेन बीटी और अन्य सहित उद्योग के कुछ सबसे सफल अभिनेताओं के लिए लिखा। शिक्षण जैक एप्स जूनियर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में स्क्रीन एंड टेलीविजन डिवीजन के लिए लेखन के पूर्ण प्रोफेसर और अध्यक्ष है। 11-12 अपने करियर के दौरान विकसित की गई तकनीकों का उपयोग करते हुए और कक्षाओं में लागू करते हुए उन्होंने 2016 में एक पटकथा लेखन मैनुअल स्क्रीन राइटिंग इज रीराइटिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ प्रोफेशन रिवीजन लिखा। 13 पुरस्कार और सम्मान जैक एप्स जूनियर को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा 2009 में उनके दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी स्पार्टन्स इन हॉलीवुड अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी है। 14 वह राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का हिस्सा है, जहां वह 3 दशकों से सदस्य है, और वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य है। 15 2010 में एप्स को यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में कॉमेडी में जैक ओकी और विक्टोरिया हॉर्न ओकी एंडोव चेयर का उद्घाटन धारक नामित किया गया था। यह पद जैक ओकी की विरासत का सम्मान करता है और कॉमेडी के अकादमिक अध्ययन का समर्थन करता है। 16 एप्स द्वारा लिखित फिल्म टॉप गन को राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था। फिल्मोग्राफी हवाई 5 1976 टीवी कोजैक
1976 टीवी। डेंजरसली जिम कैश के साथ 1978 अप्रकाशित। पिक्स वर्सेस फ्रीक्स गॉर्डन टी डावसन के साथ 1984 टीवी। इजी और मो जिम कैश स्टीवन पैट्रिक बेल और रॉबर्ट बोरिस के साथ 1985 टीवी। केवल कहानी। टॉप गन जिम कैश के साथ 1986। लीगल ईगल्स जिम कैश के साथ 1986। मेरी सफलता का रहस्य जिम कैश और एजे कैरोथर्स के साथ 1987। टर्नर एंड हूंच जिम कैश डेनिस श्रियाक माइकल ब्लोडगेट और डैनियल पेट्री जूनियर के साथ 1989।